ये हम लोगों का 18वां क्लास है। इसमें हम लोग देखते हैं शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र कैसे होता है। हमारा हेडिंग है शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र। इरोजन साइकिल इन एरिड रीजन। डेविस महोदय जो है वो 1905 में शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया था कि शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी 1905 ईस्वी में दिया था। तो हमने देखा था कि जो शुष्क रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल होता है, वहाँ पर पवन तो अपरदन का कार्य करता ही है, साथ साथ वहाँ पे जल के भी कार्य जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी अपरदन किया जाता है। और शुरू में जब बलन या भ्रंशन होता है तो वहाँ पर मरुस्थलीय भागों में उत्थान होती है, और उत्थान की वजह से पर्वत पहाड़ियों से घिरी बेसिन का निर्माण होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं। फिर देखते हैं तो डेविस महोदय ने सन 1905 में शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया। शुष्क रेगिस्तानी भागों में पवन के अतिरिक्त जल के कार्य का भी महत्व होता है। प्रारंभ में बलन या भ्रंशन के कारण मरुस्थलीय भागों में उत्थान होता है, तथा पर्वतों या पहाड़ियों से घिरी बेसिन निर्मित होती है। ठीक। डेविस महोदय ने सन 1905 ईस्वी में शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया। शुष्क रेगिस्तानी भागों में पवन के अतिरिक्त जल के कार्य का भी महत्व होता है। प्रारंभ में बलन या भ्रंशन के कारण मरुस्थलीय भागों में उत्थान होता है तथा पर्वतों या पहाड़ियों से घिरी बेसिन का निर्माण होता है, जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। इसमें उत्थान होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से उत्थान हो रहा है इसमें। ये सब नीचे वाला भाग हो जाएगा।
यानी ये जो है ये बलन एवं भ्रंशन के कारण जो है इसका उत्थान हो रहा है। ये सब भाग जो है ठीक। तो डेविस महोदय ने 1905 ईस्वी में शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया। शुष्क रेगिस्तानी भाग में जो है पवन के अतिरिक्त जल के कार्य का भी महत्व होता है। प्रारंभ में बलन या भ्रंशन के कारण मरुस्थलीय भागों में उत्थान होता है, जो यहाँ पर हो रहा है। जो ये सारी संरचना है, ठीक है, ये उत्थान हो रहा है इसका, ठीक है। और पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी बेसिन का निर्माण होता है। ये जो है ये बेसिन है, ठीक। तो ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। यही जो है तरुणा अवस्था में ऐसी आकृति का निर्माण होगा। ये आगे जाएगा, जो तरुणा अवस्था आएंगी तो उसमें जो है यही बहुत ज़्यादा इसका विकास हो जाएगा। ये भाग जो है इसका उत्थान हो गया, ये पूरी तरह से उठ गया है। उसमें जो छोटे छोटे दिख रहे थे उत्थित भाग, वो अब बड़ा रूप ले लिया है। यहाँ जो है जलधारा वगैरह सब निर्मित होगी। इस तरह से कुछ चट्टान भी पड़े रहेंगे।
तो ये जो है तरुणावस्था हो जाएगी। प्रारंभिक अवस्था जो है ये था, ठीक है। इसमें जो है बलन और भ्रंशन के कारण जो है यहाँ पर उत्थान हुआ और बेसिन का निर्माण हुआ, पर्वत पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन का निर्माण हुआ। तरुणा अवस्था में क्या होता है कि अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलने लगता है। जो ऊंचा भाग होता है वो नदियों द्वारा अपर्दित हो जाते हैं, जैसे कि बीच में नदी द्वारा अपर्दित हुआ है, और अपर्दित पदार्थों का बेसिन में निक्षेपण होता है, ये जो बीच में दिख रहा है। और उच्चावच जो है वो नीचे होने लगता है, और घाटियों के मुख पर जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। बेसिन में जल के एकत्रित होने से प्लाया का निर्माण होता है, जहाँ पर शुष्क रेत होते हैं वहाँ पर पवन अपवाहन द्वारा गर्त भी निर्मित होता है तरुणावस्था में। जिसको हम लोग लिखते हैं तरुणावस्था। इस अवस्था में अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलते हैं। उच्च भाग नदियों द्वारा अपर्दित होते हैं तथा अपर्दित पदार्थों का बेसिन में निक्षेपण होता है। उच्चावच नीचे होने लगते हैं घाटियों के मध्य या घाटियों के मुख के पास जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। बेसिन में जल के एकत्रित होने से प्लाया का निर्माण होता है। हम लोगों ने पीछे देखा था कि प्लाया किसे कहते हैं, जलोढ़ पंख किसे कहते हैं, तो वही सारी आकृति का निर्माण जो यहाँ पर होगा। जहाँ शुष्क रेत होती है वहाँ पवन अपवाहन द्वारा गर्त निर्मित होते हैं। तरुणावस्था में क्या हो रहा है कि इस अवस्था में अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलते हैं। जो ऊंचा भाग होता है वो नदियों द्वारा अपर्दित होने लगता है, और अपर्दित पदार्थों का बेसिन में, जो बेसिन बना था उसमें निक्षेपण होने लगता है। इससे क्या होता है, जो ऊंचा भाग होता है यानी उच्चावच, वो धीरे धीरे अपर्दित होकर नीचे होने लगता है, और वो जो अपर्दित पदार्थ है वो ले जाके बेसिन में जो है उसको जमाव कर देता है। इसलिए घाटी के मुख के पास जो है जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, और बेसिन में जब जल एकत्रित हो जाता है तो वहाँ पर प्लाया का निर्माण होता है, जहाँ पर शुष्क रेत होती है वहाँ पर पवन द्वारा जो है गर्त का निर्माण किया जाता है। तो तरुणावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलते हैं। उच्च भाग नदियों द्वारा अपर्दित होते हैं तथा अपर्दित पदार्थों का बेसिन में निक्षेपण होता है। उच्चावच नीचे होने लगते हैं। घाटियों के मुख के पास जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। बेसिन में जल एकत्रित होने से प्लाया का निर्माण होता है। जहाँ शुष्क रेत होती है वहाँ पवन अपवाहन द्वारा गर्त निर्मित होते हैं।
जैसे कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था है। ये पहले इस तरह का निर्माण हुआ, इसमें बलन और भ्रंशन के कारण जो है मरुस्थलीय भागों में उत्थान की प्रक्रिया हुई और बेसिन का भी निर्माण हुआ, लेकिन वो उतना विकसित अवस्था में उसका उत्थान नहीं हो पाता है। वो जो है हम लोगों को तरुणा अवस्था में देखने को मिलता है कि जो ये उत्थित भाग हैं, जो ब्राउन कलर का ये प्रारंभिक अवस्था में दिख रहा है, वो आगे जाकर यहाँ पे इतने बड़े बड़े रूप में हो जाते हैं और इसका अपर्दन भी जो है नदी द्वारा होने लगता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पौधा अवस्था। इसमें क्या होता है कि उच्चावच में तीव्र गति से ह्रास होता है। ये अपर्दन चक्र है, बना फिर वो विनाश में जाएगा, तो एक चक्र का निर्माण होता है। तो उच्चावच में तीव्र गति से ह्रास होता है, पर्वतों का अग्रभाग अपर्दन द्वारा पीछे हटता है, बजादा तथा पेडिमेंट निर्मित होते हैं। ठीक, तो पौधावस्था कैसे बनेगा? जितने भी उत्थित भाग हैं वो सब खत्म हो जाएगा इसमें। ये जो उत्थित भाग था अब इसका ह्रास होने लगता है। ये सब जो है इसका ह्रास हो गया अपर्दन के वजह से, तो उतना उत्थान नहीं रहता है इसमें। बजादा का भी निर्माण होगा। इसके जो उत्थित भाग थे, जो चोटी थी, वो सब अपर्दित हो चुका है। गर्त वगैरह का भी निर्माण होगा इस तरह से। ये जो है पौधावस्था है। ठीक, अभी बहुत थोड़ा ही बचा है। ठीक है, ये थोड़ा सा उत्थित भाग ये सब बचा है, और जब जीर्ण अवस्था आ जाएगा बिल्कुल जो है एक समतल संप्राय मैदान में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश करें, ये जो है उत्थित भाग अभी बचा हुआ है। जीर्णावस्था में यही जो उत्थित भाग है
ये संप्राय मैदान में बदलेगा। विक्षेपण बहुत ज़्यादा हो गया है तो यत्र तत्र जो है सरिताएं या नदी वगैरह सब दिखेगी, क्योंकि उसमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक, तो पौधावस्था में क्या होता है कि उच्चावचों में तीव्र गति से ह्रास होता है। ये सारा जो है ये सब उच्चावच इसमें ह्रास हो रहा है। ठीक, पर्वतों का अग्रभाग जो है अपर्दन द्वारा पीछे हट जाता है, बजादा और पेडिमेंट निर्मित होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जीर्णावस्था को, ओल्ड एज, या इसको वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। ठीक, तो सभी उच्च भाग अपर्दित होकर निम्न सतह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ कठोर सतहें अपर्दन के अवशेष के रूप में सामान्य सतह के नीचे सभी उच्च भाग अपर्दित होकर निम्न सतह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ कठोर सतहें अपर्दन के अवशेष के रूप में सामान्य सतह से ऊंचे इंसेल वर्ग के रूप में दृष्टिगत होते हैं। समस्त रेगिस्तानी भाग संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कई पेडिमेंट मिलकर विस्तृत मरुपेनी प्लेन का निर्माण करते हैं, जिस पर यत्र तत्र उठे हुए इंसेल वर्ग मोनाडनॉक के समान होते हैं। इंसेल वर्ग क्या है, मोनाडनॉक क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं पीछे। पेनी प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें। तो जीर्णावस्था में क्या होता है कि जो सभी, जैसे कि इसमें जो ये उच्चावच थे, तो ये उच्चावच अपर्दित हो जाएगा और निम्न सतह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि कुछ सतहें जो है वो अपर्दन के अवशेष के रूप में विद्यमान रहती है, ठीक है, जो इंसेल वर्ग के रूप में वहां पे हम लोगों को दिखेगा। नहीं तो पूरा जो रेगिस्तान भाग है वो बिल्कुल समतल मैदान यानी संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, कुछ पेडिमेंट मिलकर जो है वो विस्तृत मरुपेनी प्लेन का भी निर्माण करते हैं और आपको वहां पर यत्र तत्र उठे हुए इंसेल वर्ग दिखेंगे। ठीक, तो जीर्णावस्था में क्या होता है कि सभी भाग आवर्तित होकर निम्न सतह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ सतहें कठोर अपर्दन के अवशेष के रूप में समान सतह से ऊंचे इंसेल वर्ग के रूप में दृष्टिगत होते हैं। समस्त रेगिस्तानी भाग संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कई पेडिमेंट मिलकर विस्तृत मरुपेनी प्लेन का निर्माण करते हैं, जिस पर यत्र तत्र उठे हुए इंसेल वर्ग मोनाडनॉक के समान होते हैं। जैसे कि इसकी आकृति जो है इस तरह से बनेगी।
अब कोई उत्थित भाग नहीं होगा, तो हल्का हल्का हम लोग उत्थित करते हैं। ये सब अपर्दन हो चुका है सबका। बिल्कुल जो है समप्राय मैदान के रूप में दिखता है, समतल के रूप में। ठीक है, तो ये जीर्णावस्था है। ठीक, तो ये जो है ये डेविस महोदय का जो है अपर्दन चक्र था शुष्क प्रदेश में। हम लोगों ने प्रारंभिक अवस्था को देखा, फिर हम लोगों ने तरुणावस्था को देखा, फिर हमारा जो है पौधावस्था था, फिर ये जीर्णावस्था। अब हम लोग लेते हैं हिमानी भू आकारिकी, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। इसका हम लोग पहले परिचय देखते हैं। तो हिमानी या हिमनद हिम की विशाल राशि होती है जो धरातल पर संचय क्षेत्र से मंद गति से खिसकती है। अपर्दन के सक्रिय साधन के रूप में हिमानी परिवहन व निक्षेपण भी करती है। ठीक, तो हिमानी या हिमनद क्या होता है? वो हिम की विशाल राशि होती है जो धरातल पर संचय क्षेत्र से मंद गति से खिसकती है और अपर्दन के सक्रिय साधन के रूप में हिमानी परिवहन और निक्षेपण भी करती है। तो हम लोग पहले देखते हैं हिमानी का अपर्दन कार्य क्या है। तो हिमानी का अपर्दनात्मक कार्य कुछ विद्वानों के अनुसार हिमानी नीचे की शैलों को ढककर उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। अपर्दन के समर्थकों के अनुसार गतिशील हिम निम्नलिखित प्रक्रियाओं में शैलों का अपर्दन करता है। ठीक,
तो कुछ विद्वान के अनुसार हिमानी नीचे की शैलों को ढककर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। जो चट्टान होती है उसके ऊपर जो है बर्फ जम जाता है, तो नीचे की जो शैल होती है, जो चट्टान होती है, उसका संरक्षण भी हो रहा होता है। तो अपरदन के समर्थकों के अनुसार गतिशील हिम निम्नलिखित प्रक्रियाओं में शैलों का अपरदन करता है, जैसे कि अपघर्षण द्वारा करेगा। अब अपघर्षण क्या है ये पता है। तो शुद्ध हिम में अपरदन की क्षमता अधिक नहीं होती है, क्योंकि वो फिसला रहेगा, चिकना रहता है। तो शुद्ध हिम में अपरदन की क्षमता अधिक नहीं होती है, किंतु कंकर पत्थर, शिलाखंडों, शिलाखंडों से युक्त होने पर अपरदन संपन्न होता है। ठीक, ये पदार्थ रेगमाल की तरह हिमानी के पार्श्वों और शुद्ध हिम में अपरदन की क्षमता अधिक नहीं होती है, किंतु कंकर पत्थर शिलाखंडों से युक्त होने पर अपरदन संपन्न होता है। ये पदार्थ रेगमाल की तरह हिमानी के पार्श्वों और घाटियों को घिसते और रगड़ते हैं। ठीक, तो अपघर्षण के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि शुद्ध हिमानी है तो वो बहुत चिकना होता है, तो उसमें अपरदन की क्षमता उतनी अधिक नहीं होती है, लेकिन जब उस शुद्ध हिमानी में कंकर पत्थर जो है जम जाते हैं, ठीक है, या शिलाखंड वगैरह सब आ जाता है, तो उसके सरफेस जो है वो चिकने नहीं रहते, वो खुरदुरे हो जाते हैं, तब जो है वो अपरदन करने लगता है। ठीक, और ये पदार्थ जो है रेगमाल की तरह हिमानी के पार्श्वों और घाटियों को घिसते और रगड़ते रहते हैं। ठीक, तो दूसरा इसका तरीका है, हम लोग देख रहे हैं प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से जो है शैलों का अपरदन होता है। एक अपघर्षण हो गया, दूसरा जो है उत्पाटन होता है। उत्पाटन, इसमें क्या होता है कि गतिशील हिमनद के प्रहार से शैलें दबाव के कारण उखड़ जाती है तथा हिमनद इन्हें तोड़कर अपने साथ ले जाता है। इसे उत्पाटन कहते हैं। ठीक, तो गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण उखड़ जाती है, हिम इन्हें तोड़कर अपने साथ ले जाता है, इसे उत्पाटन कहते हैं। इसके अलावा तीसरी जो प्रक्रिया है वो सन्निघर्षण है। इसमें क्या होता है कि हिमानी के साथ प्रवाहित होने वाला शिलाखंड परस्पर रगड़ खाते हैं या रगड़ कर खंडित होते हैं, तथा क्रमशः सूक्ष्म चूर्ण में बदल जाते हैं। ठीक, इसको सन्निघर्षण कहा जाता है, जो आपस में वो जो है टकरा रहा है, रगड़ खा रहा है, तो उसी को। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं हिमानी का परिवहन काल। नदी के ही भांति जो है हिमानी भी जो है अलग अलग प्रकार के शिलाखंड या शिलाचूर्ण का परिवहन करता है, और परिवहन किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको अपोड कहते हैं। ठीक, तो नदी की भांति हिमानी में भी विभिन्न आकार वाले शिलाखंडों व शिलाचूर्ण का परिवहन होता है। परिवहन किए जाने वाले कुल पदार्थों को अपोड कहते हैं। इसी तरह देखते हैं हम लोग निक्षेपण कार्य। निक्षेपात्मक कार्य, इसमें क्या होता है कि हिम के पिघलने पर अधिकांशतः पदार्थ वहीं छूट जाते हैं तथा ये पदार्थों का निक्षेपण मिश्रित रूप से होता है। इसीलिए पदार्थ स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। इन ढीले पदार्थों पर या इन ढीले पदार्थों को सम्मिलित रूप में टील कहा जाता है। ठीक, तो हिम के पिघलने पर अधिकांशतः पदार्थ वहीं छूट जाते हैं। पदार्थों का निक्षेपण मिश्रित रूप में होता है, इसलिए पदार्थ स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। अलग अलग पदार्थ एक ही जगह रहते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे यही पदार्थ सिर्फ मिलेंगे, वैसा नहीं है, सब मिला जुला मिलता है। और उस ढीले पदार्थ के सम्मिलित रूप को जो है टील कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अपर्दन से किस तरह की भू आकृति का निर्माण होता है। तो अपर्दनात्मक भू आकृतियां, हिम नदों द्वारा निम्नलिखित अपर्दनात्मक भू आकृतियां निर्मित होती है। जैसे जो है हम लोग पहले लेते हैं यू प्रकार की घाटी। पर्वतीय भाग में घाटी हिमनद, पर्वतीय भागों में पर्वतीय भाग में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खरे ढाल वाले होते हैं, है ना, हिमनदी। ठीक है, पर्वतीय भाग में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनके खरे ढाल वाले होते हैं किनारे, तथा तली सपाट और चौरस होती है। तथा तली
सपाट और चौरस होती है, इन्हें यू प्रकार की घाटी कहते हैं। तो पर्वतीय भाग में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रभावित होते हैं जिसके किनारे खरे ढाल वाले होते हैं और तली सपाट और चौरस होती है, उसको यू प्रकार की घाटी कहा जाता है। जैसे कि ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये यू का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो है घाटियां हैं, यू प्रकार की घाटी। ठीक, ये यू प्रकार की घाटी। इसमें क्या होता है कि पर्वतीय भाग में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रभावित होती है जिसके किनारे खरे ढाल वाले होते हैं और तली सपाट और चौरस होती है, इन्हें यू प्रकार की घाटी कहते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं इसमें। कुछ विद्वानों के अनुसार हिमनद स्वयं घाटियों का निर्माण नहीं करता है, वरन नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में प्रवाहित होता है और अपर्दन द्वारा उन्हें यू आकार प्रदान करता है। ठीक, इसके अलावा जो है कुछ विद्वानों का ये भी कहना है, कुछ विद्वानों के अन्य वर्ग का कहना है कि हिमनद अपघर्षण और
उत्पाटन की क्रिया में यू प्रकार की घाटी निर्मित करते हैं। ठीक, तो पर्वतीय भाग में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिसके किनारे खरे ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट और चौरस होती है, उसे यू प्रकार की घाटी कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार हिमनद स्वयं घाटियों का निर्माण नहीं करता है, वरन नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में प्रवाहित होता है और अपर्दन द्वारा इन्हें यू आकार प्रदान करता है। कुछ विद्वानों के अन्य वर्ग का कहना है कि हिमनद अपघर्षण और उत्पादन की क्रिया में यू प्रकार की घाटी निर्मित करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं लटकती घाटी। हैंगिंग वैली। हिमानी की मुख्य घाटी गहरी और यू प्रकार की होती है। इसमें मिलने वाली सहायक घाटी मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है। हिम के पिघलने पर इस स्थान पर प्रपात का निर्माण होता है। विद्वानों के अनुसार मुख्य हिमानी घाटी नदी निर्मित होती है सहायक घाटी का निर्माण अधिक ऊंचाई पर बहने वाली हिमानी से होता है। तो हिमानी की मुख्य घाटी गहरी और यू प्रकार की होती है। इसमें मिलने वाली सहायक घाटी मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है, इसी को लटकती घाटी कहते हैं। हिम के पिघलने पर इस स्थान पर प्रपात का निर्माण होता है। कुछ विद्वान के अनुसार मुख्य हिमानी घाटी नदी द्वारा निर्मित होती है तथा सहायक घाटी का निर्माण अधिक ऊंचाई पर बहने वाली हिमानी से होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्क या हिम गहवर। पर्वतीय क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त होता है जिसका किनारा खरे ढाल वाला होता है। ठीक,
देखने पर सर्क अर्धगोल रंगमंच के समान होता है। समान लगता है। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी के समान होता है। सर्क प्रायः हिम से भरे रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। इसी कारण इन्हें हिमगह्वर या हिमगर्त भी कहा जाता है। हिम के पिघलने पर सर्क खुले गर्त के रूप में मिलते हैं। इनमें कभी कभी जल भर जाने से झील का भी निर्माण होता है। जर्मनी में सर्क को कार, वेल्स में कोबम, स्कॉटलैंड में कोरी और नॉर्वे में वाटन कहा जाता है। सर्क क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त होता है, जिसका किनारा खड़े ढाल वाला होता है। देखने पर सर्क अर्धगोल रंगमंच के समान लगता है। सर्क के आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी के समान होती है। सर्क प्रायः हिम से भरे रहते हैं, इस कारण इन्हें हिमगह्वर या हिमगर्त भी कहा जाता है। हिम के पिघलने पर सर्क खुले गर्त के रूप में मिलते हैं। इनमें कभी कभी जल भर जाने से झील का निर्माण होता है। जर्मनी में सर्क को कार, वेल्स में कवम, स्कॉटलैंड में कोरी और नॉर्वे में वाटन कहा जाता है। जैसे कि सर्क जो है इस तरह से होता है। इस तरह से कुर्सी के समान जो है। ठीक, तो ये जो है सर्क है। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्क हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, या कटोरे के आकार का विशाल गर्त होता है, जिसका किनारा खड़े ढाल वाला होता है। और देखने पर सर्क अर्धगोल रंगमंच के समान लगता है।
सर का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी के समान होती है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। और सर प्रायः हिम से भरे रहते हैं, इसीलिए इसको जो है हिम गह्वर या हिम गर्त भी कहा जाता है। हिम के पिघलने पर सर्क खुले गर्त के रूप में मिलते हैं। इसमें कभी कभी जल भर जाने से झील का भी निर्माण होता है। तो जर्मनी में सर्क को कार, वेल्स में कबम, स्कॉटलैंड में कोरी और नॉर्वे में वाटन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं टार्न को। सर्क की बेसिन में अधिक हिम दबाव तथा हिम के अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में बर्फ के पिघलने से निर्मित होने वाली झील टार्न कहलाती है। ठीक, तो सर्क के बेसिन में, जैसा कि यहाँ सर्क दिख रहा है, सर्क के बेसिन में अधिक हिम दबाव या हिम के अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में गहरा गड्ढा बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये नीला वाला भाग बनते जा रहा है गड्ढे के समान। तो इस गड्ढे में बर्फ के पिघलने से निर्मित होने वाली झील जो है वो टार्न कहलाती है। क्योंकि सर्क में भी जो है, जैसे कि हिमनद के पिघलने पर सर्क खुले गर्त के रूप में मिलते हैं और इसमें कभी कभी जल भर जाने से झील का निर्माण होता है। तो इसी झील की बात हो रही है। ठीक है, तो सर्क की बेसिन में अधिक हिम दबाव या हिम के अधिक गहराई के कारण चट्टानी तले में गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में बर्फ के पिघलने से निर्मित होने वाली झील टार्न कहलाती है। इसके बाद जो है अरेत या तीक्ष्ण कटक, इसको हम लोग देखते हैं। तो पर्वतीय भाग में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क निर्मित होते हैं और ये एक दूसरे की ओर घिसकने लगती है, तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होने का या अपर्दित होने से नुकीला होने लगता है। इसका आकार कंघी या आरी के दांतों की तरह होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। तो पर्वतीय भाग में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क निर्मित होते हैं तो एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होने से नुकीला होने लगता है। इस कारण कंघी या आरी के दांतों की तरह इसका मतलब आकार होता है और इस तरह नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है, जैसे कि ये। तीक्ष्ण हो जाएगा ये भाग।
इसको जो है अरेतिया तीक्ष्ण कटक कहते हैं। यानी पर्वतीय भाग में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क निर्मित होते हैं और ये एक दूसरे की ओर खिसकने लगती है, तो इसके मध्य का भाग अपर्दित होने से नुकीला होने लगता है। इसका आकार कंघी या आरी के दांतों की तरह होता है। इस तरह नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ठीक, इसके बाद आखिरी एक हम देखते हैं, ग्रीस रिंग यानी हॉर्न। ये जो है कुछ इस तरह से होता है। सींग की तरह। ऐसा होता है। इसको हम लिखते हैं, किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं। आप इसका एक भाग देखो, जैसे कि यहाँ से, ठीक है, तो दोनों जो है सर्क की तरह दिखेंगे। तो किसी पहाड़ी के पार्श्व पर हॉर्न पहाड़ी के पार्श्व पर, ये यहाँ हॉर्न अलग है, किसी पहाड़ी के पार्श्व पर कई सर्क बन जाते हैं। ये सर्क अवघर्षण द्वारा निरंतर पीछे हटते हैं तथा इनके परस्पर मिलने से पिरामिड नुमा नुकीली चोटी बनती है, जिसे हॉर्न कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर लेना है तो आल्प्स पर्वत में जो मैटरहॉर्न है, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसी को ग्रीस रिंग कहा जाता है। किसी पहाड़ी के पार्श्व पर कई सर्क बन जाते हैं, फिर ये सर्क जो है अपघर्षण के द्वारा पीछे हटने लगता है, फिर पीछे हटते हटते ये मिल जाता है, और मिलने से जो है पिरामिड नुमा नुकीली चोटी बनती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। इसी को हॉर्न कहते हैं। और आल्प्स पर्वत पर मैटरहॉर्न जो है इसका उदाहरण है। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।